हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2025 में रिलीज की गई हुई इंडोनेशियन सुपरनेचुरल हॉरर मूवी मरियम के बारे में। इस मूवी को 5.5 आउट ऑफ 10 स्टार की रेटिंग मिली है। लेकिन इस मूवी की एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये ट्रू इवेंट पर बेस्ड है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मूवी की शुरुआत एक इंटरव्यू सीन से होती है, जहां मरियम खुद अपने साथ बीते खौफनाक पलों को याद कर रही होती है। लेकिन उसकी आवाज में डर साफ महसूस होता है, जैसे वो आज भी उन घटनाओं से बाहर नहीं निकल पाई हो। इसके बाद कहानी हमें ले जाती है उस पल पर जब एक औरत, जिसका नाम यानी होता है, वो एक बच्चे को जन्म दे रही थी और उसी बच्चे के रूप में जन्म लेती है मरियम। पैदा होते ही उसके साथ एक अजीब सा कर्ज जुड़ा हुआ था, या यूं कहें कि उसके साथ एक रहस्यमय कनेक्शन बना हुआ होता है जिन के खौफनाक बादशाह इफरित से। और शायद यही वजह थी कि उसकी आंखें शुरू से ही हल्की लाल दिखाई देती है। लेकिन ऐसा क्यों है, इसका असली राज हमें मूवी के अंत में पता चलता है। दिन बीतते जाते हैं और मरियम भी धीरे धीरे बड़ी होने लगी थी, लेकिन वो बाकी बच्चों जैसी बिल्कुल ही नहीं थी। वो अक्सर अकेले ही किसी के साथ बात करते हुए दिखाई देती है, जैसे कोई ऐसा हो जिसे सिर्फ वही देख और सुन सकती है। दरअसल शुरुआत से ही इफरित उस पर नजर रखे हुए था और वो कभी भी मरियम को किसी भी दूसरे बच्चे के करीब आने ही नहीं देता था। शायद यही वजह थी कि मरियम का व्यवहार बाकी सभी से अलग रहने लगा था और स्कूल के बाकी बच्चे भी उसका मजाक उड़ाने लगे थे। लेकिन एक दिन जब बच्चे उसे चिढ़ा रहे होते, तभी अचानक मरियम का बिहेवियर बदल जाता है। उसकी आवाज एकदम बदलकर डिमोनिक हो जाती है और वो कहने लगती है कि वो अनजान काफी काइंड और अच्छा है। ये सुनते ही सारे बच्चे बुरी तरह से डर जाते हैं। अब एक दिन स्कूल में हिस्ट्री का क्लास चल रहा होता है और उसी दौरान इफरित मरियम के बुक पर कुछ लिखने लगता है, जैसे वो उसे प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा हो। उसी वक्त मरियम का ध्यान पूरी तरह भटक जाता है। तभी टीचर उसे एडम और ईव के बारे में सवाल पूछती है। लेकिन उसी पल मरियम अचानक पोजेस्ड होकर वो किसी काफी पुराने, अंधेरे और एंशिएंट टाइम के बारे में बात करने लगी थी। उसकी बातें सुनकर क्लास के बच्चे पहले तो चौंक जाते हैं, लेकिन फिर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। ये सब सुनकर मरियम अंदर से और दुख से भर जाती है और अपने दोस्तों को ही वो बुरा कहने लगती है। बस इतना ही कहना था। जैसे ही वो गुस्सा करती है, अचानक वही बच्चे जो उसका मजाक उड़ा रहे थे, वो अपने आप को ही चोट पहुंचाने लगते हैं। ये देखकर पूरी क्लास में डर का माहौल बन जाता है। अब ये देखकर मरियम काफी डर गई थी और वो घबराते हुए इफरित से ये सब रोकने की गुजारिश करती है। लेकिन इस घटना के बाद मरियम के मन में इफरित के लिए गहरा डर बैठ गया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहां मरियम को उस्ताद कियाई के पास ले जाया जाता है। वो अपने शागिर्द के साथ मिलकर मरियम के अंदर मौजूद जिन को निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन इफरित कोई आम जिन नहीं था, वो इतना ताकतवर था कि वो उन शागिर्द को मार देता है। हालांकि काफी कोशिश करने के बाद उस्ताद कियाई किसी तरह मरियम को कुछ समय के लिए अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। इसके बाद उस्ताद यानी को समझाते हैं कि मरियम को खुद पर भरोसा रखना होगा और उसे हमेशा रुकिया पढ़ना पड़ेगा। रुकिया एक इस्लामिक स्पिरिचुअल हीलिंग प्रैक्टिस है, जिससे इंसान के मन में अच्छे विचार बने रहते हैं और अल्लाह पर उनका भरोसा हमेशा मजबूत होता है। अब उसी जगह हमें दो लड़के दिखाई देते हैं, फरहान और रिजकी। दोनों अपने अपने रिवायत उस्ताद को सुना रहे होते हैं और उस्ताद भी उनकी बातों को ध्यान से सुनते और समझते हैं, जो बाद में उनके लिए कारगर साबित होने वाली थी। खैर, समय बीतता है और मरियम अब 22 साल की हो चुकी होती है। घर की खराब हालत को सुधारने के लिए वो बेगस के साथ मिस्टर तौफिक के फिश फैक्ट्री में काम करने चली जाती है। बेगस का केयरिंग नेचर साफ दिखाता है कि वो मरियम के लिए कुछ खास महसूस करता है, लेकिन वो अपने इस प्यार को हमेशा अपने दिल में दबा कर रखता था। लेकिन जैसे ही मरियम घर से निकलती है, हमें एक शीशे में उसका रिफ्लेक्शन दिखाई देता है और हैरानी की बात यह होती है कि वो रिफ्लेक्शन बेगस के इस अंदाज से बिल्कुल खुश नहीं दिखाई देता। यहीं से ये बात साफ हो जाती है कि वो जिन अब भी मरियम के आसपास ही मौजूद था। और इस वक्त इफरित की बात करें तो वो एक काफी पावरफुल जिन था, जिसकी सबसे खतरनाक खासियत थी कि वो किसी भी रूप में कभी भी कहीं भी आ जा सकता था। अब काम में जाते समय मरियम नोटिस करती है कि एक आदमी उस पर नजर रख रहा है। अब जैसे ही वेगस और मरियम फैक्ट्री पहुंचते हैं, वहां उनकी मुलाकात आदि से होती है और ये वही लड़का था जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग सीन में स्कूल में देखा था।
आदि बेगस को चेतावनी देते हुए कहता है कि अगर वो अपने शरीर पर कोई निशान नहीं चाहता तो मरियम से दूर रहे, लेकिन बेगस उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए मरियम को उसका काम समझा देता है। जैसे ही मरियम काम शुरू करती है, वही काम करने वाली दो लड़कियां कीकी और एका उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। उनके नजरिए से मरियम इफरीत और बेगस दोनों के साथ डेटिंग कर रही थी और वो इन बातों को लेकर ताना मारती है। दरअसल गांव के लगभग सभी लोगों को ये पता होता है कि इफरीत मरियम को अक्सर गिफ्ट देते रहता है। यहीं से एक बात साफ हो जाती है कि कीकी और एका के मन में मरियम को लेकर जलन भी था, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो इतना सब जानने के बाद भी वो उनका मजाक नहीं उड़ाते। खैर, इसी दौरान बेगस वहां पहुंचता है और उनकी बातों के बीच में ही कहता है कि शाम को उन्हें गोडाउन जाना होगा फिश लाने के लिए, क्योंकि डिलीवरी के लिए मछलियां कम भर गई थी। अब शाम के वक्त के बारे में सुनते ही किकी और एका के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है, क्योंकि उन्होंने अभी अभी मरियम का मजाक उड़ाया था और उन्हें ये बात अच्छे से पता थी कि जब भी कोई मरियम का मजाक उड़ाता है तो उनके साथ कुछ ना कुछ बेहद गलत जरूर होता है। लेकिन बेगस उन्हें समझाते हुए कहता है कि मरियम भी उनके साथ गोडाउन जाएगी। शाम होते ही बेगस, एका और आदि गोडाउन की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते भर एका और आदि मरियम के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे होते हैं। ये सुनकर बेगस उन्हें सख्त लहजे में रोककर ऐसी बात न करने की चेतावनी देता है, लेकिन रास्ते में ही अचानक मरियम का बिहेवियर बदलने लगता है। वो पॉजेस्ट होकर बाकी तीनों को भी तकलीफ देने लगती है। उसका ये रूप देखकर बेगस काफी डर जाता है, लेकिन यहीं पर कहानी और एक अजीब मोड़ लेती है। उसी समय हम देखते हैं कि मरियम बाथरूम से बाहर निकलती है और किकी उसे अपने सामने देखती है, जिसे देखकर वो पूरी तरह हैरान थी। अब जब वो मरियम से पूछती है तो मरियम कहती है कि उसे ये भी पता नहीं था कि वो लोग उसे छोड़कर गोडाउन चले गए थे। दरअसल वो जिन इफरीत ही था जो मरियम का रूप लेकर उन सबके साथ गोडाउन चला गया था और उन सबको तकलीफ दे रहा था। अब जब असली मरियम वहां पहुंचती है तब तक तीनों की हालत काफी खराब हो गई थी। मरियम गुस्से से इफरीत को रुकने के लिए कहती है। इफरीत के रुकने के बाद ही धीरे धीरे हालत थोड़े नॉर्मल होने लगते हैं। इस घटना के बाद जब सारी बात मिस्टर टॉफिक को पता चलती है तो वो मरियम को काम से निकालने का फैसला लेते हैं, ताकि बाकी एम्प्लॉय बिना डरे काम कर पाए, क्योंकि मिस्टर टॉफिक को भी अब मरियम के र्यूमर पर भरोसा होने लगा था। लेकिन बेगस मरियम की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए उसे नौकरी से निकालने से मना कर देता है और आखिरकार एक चांस देते हुए बॉस भी उसकी बात मान लेते हैं। इसके बाद बेगस मरियम को समझाते हुए उसे सुरक्षित घर छोड़ने जाता है। वहां वो मरियम की मां यानी से मिलता है और आज हुई पूरी घटना के बारे में बताता है। जैसे ही मरियम घर के अंदर जाती है, बेगस यानी से मरियम से शादी करने की बात कहता है। उसी रात इफरीत के लगातार किए जा रहे खौफनाक कारनामों से परेशान होकर मरियम एक पक्का फैसला करती है। अब वो इफरीत का सामना करेगी और आमने सामने बात करके इन सब हरकतों को हमेशा के लिए रोक देगी और खुद को उससे दूर कर लेगी। इसी इरादे के साथ वो उस्ताद के द्वारा दी गई सूरा अल जिन पढ़ने बैठ जाती है, लेकिन तभी उस्ताद की एक बात उसे याद आती है कि क्यूरियोसिटी और गलती जिन को अपनी तरफ काफी आकर्षित करती है, इसलिए उसे बिना किसी गलती के पूरे ध्यान और सावधानी के साथ उसे पढ़ना पड़ेगा ताकि वो उसका सामना कर सके। मरियम डरते हुए ये सूरा अल जिन पढ़ना शुरू करती है। उसके डर की वजह से अचानक हमें एक अजीब सी एंटिटी का फिगर घर में दिखाई देता है, लेकिन तभी डरी हुई मरियम के पास उसकी माँ आ जाती है और उसे संभाल लेती है। मरियम अब इस हालात से पूरी तरह थक चुकी थी और इस झमेले से बाहर निकलना चाह रही थी। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि रोज की तरह काम से लौटते हुए वेगस हर दिन की तरह मरियम को उसके घर छोड़ता है, लेकिन इस बार बहरूपिया इफरीत चुपचाप बेगस का पीछा कर रहा होता है। अगली सुबह एक चौंकाने वाली घटना होती है। बेगस पूरी तरह काबू खो चुका होता है। अजीब हरकतें करते हुए वो मरियम के घर के बाहर सभी गांव वालों के सामने अपने इज्जत का भी ख्याल नहीं रखता और बेहुदगी से भरा व्यवहार करने लगता है, यहाँ तक कि वो वहां पेशाब कर देता है। असल में ये सब इफरीत जानबूझकर करवा रहा होता है ताकि गांव वाले मरियम और उसके घर से दूरी बना ले। और फिर जब हालत पूरी तरह बिगड़ जाता है, इफरीत के कब्जे में आया बेगस सभी गांव वालों के सामने अपनी जान दे देता है। अब बेगस के जनाजे के दौरान वहीं पर उस्ताद की मौजूदगी भी होती है। तभी इफरीत जिन एक छोटी बच्ची का रूप लेकर वहां आता है और अपने पावर का घमंड करने लगता है।
क्योंकि उसे यकीन था कि वो जब चाहे किसी को भी कहीं भी मार सकता है। लेकिन तब उस्ताद उसे जवाब देते हैं कि अल्लाह से ज़्यादा ताकतवर कोई शैतान नहीं हो सकता। इन सभी हालात को देखकर मरियम खुद को ही इसका जिम्मेदार मानने लगती है और इसी गिल्ट में वो अपनी जान देने के लिए पानी में डूबने तक पहुंच जाती है। लेकिन ठीक उसी समय उसकी माँ यानी और उस्ताद वहां पहुंच जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। उसके बाद उस्ताद मरियम को समझाते हैं कि उसे खुद को कमजोर कभी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि वो जिन वो ही चाहता है। साथ ही वो उसे हौसला देते हुए कहते हैं कि किसी भी जिन की ताकत एक इंसान के हौसले से बड़ी नहीं होती। अब उसी रात उस्ताद रिजकी से कहते हैं कि वो नमाज पढ़ने जा रहे हैं और नमाज के दौरान कोई भी उन्हें बुलाने न आए सिवाय फरहान के, क्योंकि फरहान से उन्हें अकेले में कुछ जरूरी बात करनी थी। ये सब कहकर उस्ताद नमाज पढ़ने चले जाते हैं। लेकिन यहीं पर और एक डरावनी घटना होती है। वो जिन वहां भी पहुंच जाता है और उस्ताद को भी मार देता है। तभी मरियम के सपने में उस्ताद क्या ही आखिरी बार दिखाई देते हैं। वो उन्हें हिम्मत देते हुए कभी हार ना मानने की सलाह देते हैं। इतना कहकर वो हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। अगले दृश्य में हमें फरहान को दिखाया गया था और वो उस्ताद को दफन कर रहा होता है। दूसरी ओर मरियम उस्ताद की मौत से अंदर तक पूरी तरह टूट चुकी होती है, क्योंकि अब गांव में कोई भी ऐसा नहीं बचा जो उसे समझ सके और उसकी मदद कर सके। इसे दर्द और गुस्से में मरियम इफरीत को बुरा भला कहने लगती है, लेकिन इसका परिणाम तुरंत सामने आता है। इफरीत गुस्से में आकर मरियम को ही नुकसान पहुंचाने लगता है। ये देखते हुए किसी तरह उसकी माँ यानी उसे रोक लेती है और हालात को देखते हुए उसे बिस्तर से बांध देती है। लेकिन उसी रात मरियम की कमजोरी का फायदा उठाकर इफरीत उसके बेहद करीब आ जाता है ताकि उसका असली चेहरा वो देख सके। लेकिन जैसे ही मरियम उसका असली रूप देखती है वो बुरी तरह डर जाती है। अगली सुबह रात के इस डरावने हादसे के बाद मरियम फिर से खुद को खत्म करने के लिए पानी की ओर बढ़ जाती है। लेकिन ठीक उसी समय फरहान वहां पहुंच जाता है और उसे संभाल लेता है। लेकिन फरहान के छूते ही मरियम फिर से पॉजेस्ट हो जाती है और फरहान को बुरा भला कहने लगती है और उसे उसके उस्ताद से भी काफी कमजोर बताने लगता है और ये भी बताता है कि वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। फरहान वो अपने प्रेयर की ताकत से मरियम को काबू में लाने की कोशिश करता है और उसे हिम्मत देता है। फरहान की बातों का असर मरियम पर होने लगता है और वो खुद को धीरे धीरे संभालते हुए अल्लाह की इबादत करने लगती है। लेकिन इफरीत उसे डराकर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है और इसी दौरान मरियम के सपने में इफरीत की दुनिया की झलक दिखाई जाती है, मानो वो उसे धीरे धीरे अपने दुनिया में खींचने की तैयारी कर रहा हो। दूसरी तरफ फरहान अपनी परेशानी लेकर उस्ताद की कब्र के पास बैठा दिखाई देता है। वो उस्ताद से अपने मन ही मन बात करता है ताकि इस शैतान से लड़ने का कोई रास्ता वो दिखा सके। इसी दौरान वो उस्ताद द्वारा दिए गए नोट्स पढ़ता है और दुआ करता है। लेकिन तभी इफरीत अलग अलग रूप लेकर उसके सामने आता है, उसे डराने की कोशिश करता है और यहाँ तक कि उसे मारने की धमकी भी देता है। लेकिन फिर भी फरहान बिना डरे सिर्फ मरियम को बचाने की बात करता है। अब सीन फिर से मॉर्निंग पर शिफ्ट होता है, जहाँ मरियम दोबारा मिस्टर टॉफिक के फिश फार्म में काम करने जाती है। उसी समय की और एका उसके पास बैठकर बेगस की मौत को लेकर उसके सामने ही उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। किकी एका को रोकती है ताकि वो ज्यादा भड़काऊ बात ना बोले, लेकिन इस बार मरियम खुद पर काबू नहीं रख पाती। वो अचानक पॉजेस्ट हो जाती है और एका को पकड़कर उसे मारने वाली होती है। तभी ऐन वक्त पर फरहान वहां पहुंचकर स्थिति को संभाल लेता है। जैसे ही मरियम को होश आता है वो अपने किए पर डर जाती है और उसे एहसास होने लगता है कि अब वो खुद पर भी नियंत्रण खोती जा रही है। मरियम अपनी डरावनी अनुभूतियों के साथ अकेली बैठी होती है। तभी फरहान वहां आता है और उसे समझाते हुए उस्ताद काई का दिया हुआ ताबीज और दुआ उसे सौंपता है। वो मरियम को हिम्मत देता है और उसे कभी हार ना मानने की सलाह भी देता है। फरहान की बात मानकर मरियम घर पहुंचकर दुआ पढ़ना शुरू करती है, लेकिन इसी दौरान इफरीत उसे बहकाने की कोशिश करते रहता है। वो अजीब अंदाज में अपने प्यार का इजहार करता है और मरियम के लिए अपनी दीवानगी जताने लगता है। उसकी बातें जैसे घर के चारों तरफ गूंजती महसूस होती है, मानो वो हर जगह मौजूद हो। लेकिन मरियम दुआ पढ़ते हुए खुद को संभाल लेती है। फिर भी इस पूरे सीन में एक अजीब बात नोटिस होती है, जैसे कोई चुपचाप मरियम की हर हरकत पर नजर रख रहा हो। तभी अचानक इफरीत द्वारा दिया गया गिफ्ट बॉक्स वो अपने आप नीचे गिर जाता है और उसके अंदर से एक नोट निकलता है। उसे देखते ही मरियम गुस्से में आ गई थी और उस नोट को आग में जला देती है। लेकिन कुछ ही पलों बाद वो बॉक्स फिर से अपनी जगह पर वापस आ जाता है।
इस अजीब घटना के बाद मरियम को इफरीत की आवाज़ साफ सुनाई देने लगती है। वो कहता है कि जो भी तुम्हारे पास रहेगा वो जल्द मारा जाएगा और तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। ये सुनते ही मरियम पूरी तरह घबरा जाती है, लेकिन तभी उसकी माँ यानी उसे संभाल लेती है और तुरंत फरहान को बुलाती है। इसके बाद फरहान उस बॉक्स में रखे गए सारे सामान को समुद्र में बहा देता है। इसके बाद मरियम खुद को संभालते हुए उस्ताद काई के दिए गए ताबीज के साथ दुआ पढ़ने लगती है। उसे ये करते देखकर उसकी माँ यानी को कुछ राहत मिलती है और वो धीरे से बाहर कहीं चली जाती है। लेकिन ठीक उसी समय गांव के 3 महिलाएं फरहान को मरियम के घर के अंदर जाते हुए देख लेती है। अब शक के चलते वो सच्चाई जानने के लिए मरियम के घर के अंदर चली गई थी और अंदर जाकर वो लोग दोनों को ढूंढने लगते हैं। पर अंदर का सामना किसी इंसान से नहीं बल्कि उस बेरुपया इफरीत से होती है और फिर एक एक करके वो उन्हें बेरहमी से खत्म कर देता है। इसी दौरान मरियम किसी काम से बाहर थी। जब वो वापस लौटती है तो उसके सामने एक भयानक मंजर होता है, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था और वो किसी को भी बचा नहीं पाती। यह दृश्य देखकर गांव वाले गुस्से से भर उठते हैं और मरियम के घर पहुंचकर उस पर पत्थर बरसाने लगते हैं। दूसरी तरफ फरहान उस्ताद के कब्र के पास बैठा अपनी उलझनों से जवाब खोजने की कोशिश कर रहा होता है। तभी एक अनजान आदमी चुपचाप उस पर नजर रखे हुए दिखाई देता है। ये वही रहस्यमय शख्स होता है जिसे हम मूवी की शुरुआत से ही कई बार देख चुके होते हैं। एक अनजाना सा डर महसूस करते हुए फरहान तुरंत मरियम के घर की ओर भागता है और वहां पहुंचकर गुस्से से भरे गांव वालों को शांत करने की कोशिश करता है। अब पूरी स्थिति को समझते हुए फरहान मरियम से निकाह की बात यानी से कहता है और उनकी रजामंदी लेता है ताकि वो मरियम की हिफाजत कर सके, क्योंकि अब उसे यकीन हो चुका था कि मरियम को इस खौफनाक साए से बचाने का शायद यही एक आखिरी रास्ता है। लेकिन जैसे ही ये बात सामने आती है इफरीत तुरंत मरियम पर हावी हो जाता है और फरहान को सख्त चेतावनी देता है, अगर तुम या कोई भी मरियम के और करीब आने की कोशिश करेगा तो उसके अंजाम सिर्फ मौत होगा। फिर भी फरहान पीछे नहीं हटता। वो मरियम को शांत करके हालात को संभालने की कोशिश करता है। अब एक बात साफ हो चुकी होती है कि इफरीत बेवजह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जैसे ही कोई मरियम को तकलीफ देता है या उससे मोहब्बत करने लगता है तो उसे जिंदा नहीं छोड़ता। अगले दृश्य में यानी मरियम को समझाती है। वो कहती है कि इस वक्त फरहान ही है जो उसे संभाल सकता है और उसकी हिफाजत कर सकता है। काफी सोचने के बाद मरियम ये बात मान लेती है और निकाह के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन इफरीत अब शांत नहीं बैठता। वो बार बार मरियम को अपनी दुनिया में खींचने की कोशिश करता है और एक पागलपन के अंदाज में अपने प्यार का इजहार करता है। इन लगातार हो रही घटनाओं से मरियम अब अंदर से टूटने लगती है, लेकिन हर बार यानी उसे संभाल कर उसे हिम्मत देती है। अब कहानी सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां एक तरफ है इफरीत का पागलपन भरा प्यार और दूसरी तरफ है मरियम की आजादी का जंग। अगले ही दिन मरियम की शादी के लिए गांव के सभी लोग मस्जिद में इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन तभी सब कुछ सामान्य नहीं होता, क्योंकि ऐन वक्त पर इफरीत मरियम को अपनी दुनिया में खींच लेता है। दूसरी तरफ ये बात जानकर फरहान पूरा भरोसा अल्लाह पर रखते हुए निकाह की रस्म शुरू कर देता है। मस्जिद पर दुआ और आयतों की आवाज गूंजने लगती है। वहीं दूसरे आयाम पर इफरीत मरियम से अपने प्यार की दुहाई देते हुए उसे जबरदस्ती अपने दुनिया का हिस्सा बनाने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि मरियम हमेशा के लिए उसी के साथ रहे, लेकिन तभी मरियम को फरहान की दुआओं की आवाज सुनाई देने लगती है और वो भी उसी पल वहीं से दुआ पढ़ना शुरू कर देती है। दोनों अलग अलग दुनियाओं में होते हुए भी एक ही समय पर एक ही दुआ में जुड़ जाते हैं। हालांकि फरहान के लिए यह आसान नहीं था। उसे इस दौरान काफी तकलीफ का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो हार नहीं मानता और आखिरकार इतनी मुश्किल के बाद उनकी निकाह पूरी हो जाती है। इसके बाद मरियम उस दूसरी दुनिया से वापस लौट आती है। अब इस निकाह को सिर्फ गांव वालों के ही नहीं बल्कि अल्लाह की भी पूरी मंजूरी मिल चुकी होती है। लेकिन इस जीत की कीमत काफी भारी होती है, क्योंकि इस निकाह के दौरान कई लोगों की जान जा चुकी होती है। इफरीत ने इस शादी को रोकने के लिए किसी भी हद तक जाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। यही वो पल है जहां एक पवित्र रिश्ता और अल्लाह की मंजूरी एक शैतान की ताकत पर भारी पड़ती है। अब सब कुछ शांत होता हुआ दिखाई देता है। मरियम और फरहान एक नए जोड़े के रूप में खुशी खुशी के साथ बैठकर नमाज पढ़ रहे होते हैं। लेकिन यहीं पर कहानी एक बार फिर से हल्का सा डर छोड़ जाती है,
क्योंकि उसी समय उसी घर में हमें और एक मरियम दिखाई देती है जो दूर खड़े होकर इन दोनों को देख रही थी। और दरअसल सच्चाई ये होती है कि वो मरियम नहीं बल्कि इफरीत होती है जो अब उनके ही साथ चुपचाप रहने का फैसला कर चुकी होती है। और वो हमेशा चुपचाप मरियम पर नजर रखने के बाद हमेशा के लिए सोचता है, यानी इफरीत कभी भी मरियम को छोड़कर जाने वाला नहीं था। और यही बात पॉडकास्ट में बैठी मरियम भी बताती है कि आज भी वो इफरीत का नाम लेने से डरती है क्योंकि उसे लगता है कि वो आज भी हमेशा उसके आसपास ही मौजूद है और कभी उससे दूर ही नहीं गया। यहीं खत्म होती है मरियम की ये खौफनाक सच्ची कहानी जहाँ प्यार, डर और एक अदृश्य साया हमेशा के लिए एक साथ रह जाते हैं। अब दोस्तों, एक सवाल मेरे मन में भी रह गया जिसका जवाब इस मूवी में साफ तौर पर नहीं दिया गया। एक सीन में जब मरियम पॉजेस्ड होती है तो उसकी माँ यानी बार बार ये कहती है कि ये सब मेरी गलती है और ये मेरी वजह से ही हुआ है। तो आखिर यानी कि वो कौन सी गलती थी? क्या उसने अनजाने में इफरीत को मरियम की जिंदगी में आने का कोई रास्ता दिया था? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, यही थी मरियम मूवी की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी और इसका ब्रेकडाउन जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही और भी बेहतरीन और डरावनी कहानियां ला सकूं। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।